आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में सिर्फ बादल नहीं बल्कि एक टूटा हुआ देवता का चेहरा लटका हुआ है। यह है चैप्टर 1 की शुरुआत, लिविंग। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां नीचे जमीन पर शहरों का बचा खुचा कचरा, लाशें और खून से भीगी हुई सड़कें हैं। यह है साउथ फीनिक्स कॉन्टिनेंट का एक कोना, तीसरे लूनर महीने की शुरुआत। बाहर से बस एक नॉर्मल सा स्प्रिंग लगता है, लेकिन यहां जमीन पर सिर्फ मौत का मौसम चल रहा है। ऊपर का आसमान काला, धुंधला, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने काले इंक से पूरा आसमान पेंट कर दिया हो। काले बादल, उनके बीच में लाल बिजली की चमक और इतनी तेज गरज कि लगता है जैसे कोई गॉड खुद चिल्लाकर दुनिया पर अपना गुस्सा उतार रहा हो। इस लाल बिजली के साथ एक और चीज गिर रही है, ब्लड कलर्ड रेन, लहू जैसी लाल बारिश। ये शहर पहले लोगों से भरा होता था। आज यहाँ टूटी हुई दीवारें, गिरे थके मकान और हर तरफ हरा काला पड़ चुका गोश्त है। गलियां जो कुल तक जिंदा इंसानों से भरी थीं, आज सिर्फ लाशें और कचरे से भरी हैं। कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ हवा का शोर और बारिश की टपटप। इसी बर्बाद शहर में मिट्टी में पड़ा है हमारा मेन कैरेक्टर। वो है एक 13-14 साल का लड़का, कपड़े फटे हुए, मिट्टी, खून और धूल से भरे हैं। कमर पर एक छोटा सा एनिमल स्किन का बैग बंधा है। उसकी आंखें पहले बंद जैसी लगती हैं, लेकिन जब ठंडी हवा और लाल बारिश उसका चेहरा छूती है, वो धीरे से पलक चपकता है। तब हमें उसकी असली आंखें दिखाई देती हैं, ठंडी, बाज जैसी तेज। वो बिल्कुल सीधा फ्यूचर से जैसी नजर आती है, डेंजरस और फोकस्ड। उसकी नजर दूर एक सीन पर टिक जाती है। करीब 20 मीटर आगे एक दुबला पतला वल्चर, एक गिद्ध, एक मरा हुआ कुत्ते का गोश्त नोच रहा है। इस बर्बाद शहर में जो भी जिंदा है, वो या तो शिकारी है या शिकार। दोनों को जिंदा रहने के लिए होशियार रहना पड़ता है। ये वल्चर भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, और हमारा लड़का भी। वो लड़का बिल्कुल चुप पड़ा हुआ है। उसका शरीर कहीं से भी हेल्दी नहीं लगता, लेकिन उसका पेशेंस एक ट्रेन्ड हंटर जैसा है। वो वेट करता है सही मोमेंट का। जल्दी वो मोमेंट आ जाता है। वल्चर अपना सिर गहरा कुत्ते के सीने के अंदर घुसा देता है, जैसे 1 सेकंड के लिए बिल्कुल अंधा हो गया हो। इसी वक्त लड़के की आंखों में एक ठंडी सी चमक आती है। वो तीर की तरह जमीन से उछलता है, सीधा वल्चर की तरफ दौड़ पड़ता है। साथ में वो अपने बैग से एक काला आयरन स्क्यूअर निकालता है, एक लोहे की लंबी तेज सींक। ये चमक या फिर लड़के का किलर इंटेंट, दोनों मिलकर वल्चर को डेंजर का एहसास करवाते हैं। वो होश में आता है, आंखें फाड़कर पंख फड़फड़ाता है, ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन देर हो चुकी है। लड़के का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस है, न गुस्सा न डर, सिर्फ सर्वाइवल। वो अपनी पूरी ताकत से सींक को फेंकता है। आयरन स्क्यूअर सीधा वल्चर के सर को चीरते हुए उसका खोपड़ी तोड़ देता है। गिद्ध 1 सेकंड में मर जाता है। आशु, यहां एक बात नोटिस करिए, ये लड़का सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, ये एक सर्वाइवर है जो हर रोज मौत के बीच से गुजरता है। लड़का तेजी से गाड़ी के पास जाता है, बिना ऐतराज के डेड वल्चर को पकड़ता है, सींग को खींचता है। वो अपना वेपन और शिकार दोनों उठाकर पीछे मुड़े बिना चल पड़ता है। हवा और तेज चल रही है, लाल बारिश और तेज हो गई है। हमारा लड़का चलता जा रहा है। फटे कपड़ों से ठंडी हवा उसके शरीर में घुस रही है। वो अपने आप को झाड़कर थोड़ा सा झुक जाता है। होठ से एक छोटा सा गुस्सा निकलता है। वो ठंड से नफरत करता है। नॉर्मल मौसम में वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन आज उसके पास चॉइस नहीं है। रास्ते भर उसके आसपास सिर्फ लाशें हैं, हरा काले पड़ चुके शरीर, जिनके चेहरों पर गुस्सा और बेचारगी जम चुकी है। लेकिन ये लड़का इन सब का आदत हो चुका है। वो इन कॉप्सेस को एक कैजुअल नजर से भी नहीं देखता। उसकी नजर ऊपर आसमान पे है। ऐसे लगता है जैसे उसके लिए ये लाशों से ज्यादा खतरनाक चीज ऊपर का आसमान है। थोड़ी देर बाद वो एक ओल्ड मेडिसिन शॉप के सामने रुकता है। छोटा सा दुकान, अंदर हर तरफ मेडिसिन ड्रॉर्स जो अब टूट फूट चुके हैं। कॉर्नर में एक बुढ़े आदमी की लाश दीवार के साथ टिकी है। उसका स्किन भी हरा काला, आंखें खुली हुई, सीधा खाली हवा को घूर रही हैं। लड़का बिना ज्यादा इमोशन दिखाए अंदर जाता है, शॉप छान मारना शुरू करता है। ज्यादातर जड़ी बूटियां भी कॉप्सेस जैसी हो चुकी हैं, काली, हरी, सड़ी हुई। सिर्फ कुछ ही नॉर्मल लगती हैं। वो याद करने की कोशिश करता है कि कौन सी प्लांट किस काम की होती थी।
आखिरकार उसे एक ऐसी मेडिसिन मिलती है जो कट्स और वुंड्स के लिए यूज होती थी। तब हम उसका असली प्रॉब्लम देखते हैं। वो अपना फटा हुआ शर्ट उतारता है और उसके चेस्ट पर एक गहरी चोट दिखाई देती है। वुंड सूखा नहीं, किनारे काले पड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा है। ऐसे लगता है जैसे कुछ दिन पहले उसे बुरा सा घाव लगा हो, जो अब स्लोली पॉइजन बन रहा है। वो मेडिसिनल प्लांट को कुचलकर पेस्ट बनाता है, गहरी सांस लेता है और सीधा उस घाव पर लगा देता है। जलते हुए दर्द से उसकी दुनिया हिल जाती है, नजर धुंधली हो जाती है, पैर कांपने लगते हैं। वो लगभग गिर ही जाता है, फिर भी वो हाथ नहीं रोकता, पूरा पेस्ट वुंड पर फैला देता है। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिर गिर कर जमीन पर पड़ती हैं। कुछ देर बाद जब दर्द थोड़ा कम होता है, वो डीप ब्रेथ लेता है, टेबल का सहारा लेकर सीधा खड़ा होता है और शर्ट फिर से पहन लेता है। फिर एक बार आसमान की तरफ नजर डालकर बैग से एक पुराना फटा हुआ मैप निकालता है। मैप में जिस शहर में वो घूम रहा है उसका सिंपल स्केच बना है। कुछ नॉर्थ ईस्ट में एरियाज पर वो क्रॉस लगा चुका है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बचे हैं जिनकी सर्च अभी बाकी है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूं वो इन्हीं 2 जगहों में कहीं है। वो मैप फोल्ड कर लेता है, बैग में रखता है, जाने लगता है, फिर अचानक रुकता है। उसकी नजर वापस उस बुढ़े आदमी की लाश पे पड़ती है। आधी सेकंड के लिए उसके कपड़ों को चेक करता है। बुढ़े के बॉडी पे एक लेदर का जर्किन है, क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा फटा नहीं है। वो सोचता है, फिर उस जर्किन को धीरे से उतारकर खुद पहन लेता है। फिर वो लाश को देखता है, कुछ सेकंड चुप खड़ा रहता है और धीरे से घुटनों पे बैठ जाता है। एक हल्का सा भारी आवाज में कहता है, रेस्ट इन पीस। दीवार से एक पर्दा फाड़कर लाश के ऊपर डाल देता है, जैसे उसको एक छोटी सी इज्जत दे रहा। बाहर निकलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई एक छोटी मिरर पर जाती है, जो कीचड़ में आधी दबी हुई है। वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखता है। चेहरा मिट्टी से भरा है, लेकिन फिर भी उसके नेचुरली हैंडसम फीचर्स छुपे नहीं रहते। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज दिखती है वो ये कि उसके चेहरे पर वो इनोसेंस बिल्कुल नहीं जो एक टीनेजर में होती है। उसकी जगह सिर्फ ठंडी बेपरवाही है। वो कुछ पल अपने आप को देखता रहता है, फिर बिना कुछ बोले पैर उठाता है और मिरर पर जोर से रख देता है। मिरर टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन इन शैटर्ड पीसेस में भी आसमान की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। और आसमान में क्या दिख रहा है? एक टूटा हुआ देवता का आधा चेहरा, आंखें बंद, चेहरा बेएहसास, बाल नीचे लटके हुए। ये कोई अजनबी चीज नहीं, ये इस दुनिया का एक पार्ट बन चुका है, जैसे सूरज और चांद। उसके नीचे जितने भी लोग बचे हैं वो सब उसकी नजर में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। इस देवता के आने से पहले ये दुनिया नॉर्मल नहीं थी। ये इमॉर्टल एनर्जी से भरी हुई थी, जिंदा, हर तरफ जीवन। लेकिन पुरानी किताबों के हिसाब से बहुत पहले ये बड़ा सा चेहरा शायद खाली स्पेस से आया, हर चीज को निगलते हुए। सभी लिविंग बींग्स ने मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, एम्परर्स, सॉवरेन्स, सब, पर वो हार गए। जो दुनिया यहां बची उसको लोग डूम्सडे वर्ल्ड बोलने लगे। इस देवता की सबसे बड़ी सजा ये थी कि उसकी ऑरा ने पूरी दुनिया को पॉइजन बना दिया। पहाड़, समंदर, जानवर, इंसान सब पोल्यूटेड हो गए। जो लोग बचे भी वो या तो म्यूटेंट्स बन गए या हरा काले कॉप्सेस। और एक और खौफनाक रूल है, कभी 10 साल, कभी 100 साल में ये देवता अपनी आंखें खोलता है। जहां उसकी नजर पड़ती है वो एरिया एक नया फॉरबिडन रीजन बन जाता है। वहां बारिश खून की होती है, लोग या तो फटकर खून बन जाते हैं या पागल बीस्ट्स में बदल जाते हैं। 9 दिन पहले इस देवता ने अपनी आंखें खोली और जहां हमारा लड़का रहता था उन शहरों पर नजर डाल दी। डजन्स सिटीज, हजारों लोग, सब एक ही रात में खत्म, स्लम्स समेत। खून की बारिश से बाउंड्री बन गई, जो अंदर फंस गया वो बाहर नहीं आ सकता जब तक फॉरबिडन रीजन का फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। इस पूरे कहर के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे। उनमें से एक है ये लड़का, स्यू क्विंग। रात घिरी हो रही है, शहर के गिरे हुए मकान, अंधेरा, हवा में भूत जैसी चीख। म्यूटेंट बीस्ट्स के हाउल्स दूर से आ रहे हैं। स्यू क्विंग तेजी से भागता हुआ अपने छोटे से केव तक पहुंचता है। केव की एंट्री इतनी छोटी है कि एक बड़ा आदमी घुस ही नहीं सकता। सिर्फ उसके जैसा पतला लड़का ही किसी तरह अंदर सरक सकता है। अंदर घुसकर वो पत्थर, किताबें, रैंडम सामान से एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है ताकि कुछ भी अंदर ना आ सके। अंदर अंधेरा है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं करता। हाथ में अभी भी वो आयरन स्क्यूअर पकड़े बैठा है। सांस हल्की रखता है, कान बाहर की आवाजों पर। बाहर से पागल डॉग्स, म्यूटेंट्स और कुछ अजीब ग्रूज की हंसी सुनाई देती है। कुछ हाउल्स करीब आकर गुजर जाते हैं। हर बार स्यू क्विंग का दिल तेज धड़कता है, फिर धीरे से शांत हो जाता है जब वो आवाज आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ थोड़ा स्टेबल लगता है, वो एक केटल उठाता है, 2 घूंट पीता है, फिर अपने बैग से वल्चर की लाश निकालता है, वही जो दिन में मारा था। वो एक एक बाइट करके गोश्त तोड़ता है। निगलने में मुश्किल होती है,
टेस्ट कड़वा है, लेकिन वो फोर्स करके सब खत्म करता है। पेट में रंबलिंग होती है, शरीर को इस खराब फूड को डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रही है। फिर भी ये उसकी लाइफलाइन है। खाने के बाद वो आयरन स्पाइक को हाथ में पकड़े पकड़े ही नींद में झुक जाता है, जैसे एक अकेला वोल्फ जो सो रहा है लेकिन छोटी सी आवाज पे भी जाग जाएगा। इस रात भी जब ज़ूक्विंग अपनी छोटी सी केव में सो रहा है, बाहर वही चेहरा, आंखें बंद, पूरा फॉरबिडन रीजन को देख रहा है। 9 दिन पहले उसने यहां की तरफ देखा था। सब कुछ तब से बदल गया। उस वक्त जब सब लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, ज़ूक्विंग एक छोटी सी क्रैक में छुपकर सीधा आसमान की तरफ देख रहा था। देवता की आंखों के प्यूपल्स क्रॉस शेप के थे। उन्हें देखकर उसके दिल का डर कम हो गया। अजीब सी ठंड और क्लैरिटी आई। उसने एक वायलेट रोशनी को आसमान से गिरते हुए देखा, जो शहर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाकर गिरी। फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया, स्लम्स में सिर्फ वो जिंदा था। उसने समझा, फॉरबिडन रीजन है, बारिश बंद होने तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसके लिए ये कैटास्ट्रोफी इतनी शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि स्लम्स की लाइफ पहले से ही मौत के साथ डील करती थी। वहां रोज भूख, बीमार डॉग्स, गुंडे, डिजीज, हर ठंडी रात में मरने का चांस रहता था। उसका बेसिक ड्रीम सिर्फ एक था, जिंदा रहना। फिर भी उस रफ लाइफ में कुछ छोटी छोटी वार्मथ भी थी। कभी कोई गरीब स्कॉलर आकर बच्चों को पढ़ाता, उन्हें अक्षर सिखाता। ज़ूक्विंग को अपनी फैमिली के कुछ पुरानी याद भी हैं। इतना याद है कि वो असल में अनाथ नहीं है, कहीं ना कहीं उसका परिवार है। इसलिए उसका दूसरा सपना यह है कि अगर वो काफी देर तक जिंदा रहा तो शायद कभी अपने फैमिली से मिल पाएगा। अब जब वो बचा है, उसने डिसाइड किया वो शहर को एक्सप्लोर करेगा। उसके 2 गोल्स हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के महल को ढूंढना, क्योंकि अफवाह है वहां एक ऐसी ताकत का राज है जो इंसान को स्ट्रांग बनाता है, यानी कल्टीवेशन। और दूसरा वो जगह जहां वो वायलेट लाइट गिरती हुई उसने देखी थी। स्लम्स के हर इंसान का सपना होता है कल्टीवेशन सीखना। जो कल्टीवेट कर ले वो कल्टीवेटर बन जाता है, लोग उनसे कांपते हैं। ज़ूक्विंग ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार दूर से एक कल्टीवेटर देखा था। कहते हैं मैजिस्ट्रेट खुद भी कल्टीवेटर है और उसके गार्ड्स भी। 5 दिन पहले सर्च करते करते वो मजिस्ट्रेट के मैनर तक पहुंच गया। वहीं पर उसको एक कॉप्स के पास ये बैम्बू स्लिप मिला जिसमें कल्टीवेशन का मेथड लिखा था। इसी फाइट में उसके चेस्ट पर यह घाव लगा था, लेकिन उस स्लिप ने उसको वो चीज दे दी जो वो सालों से चाहता था, एक कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन। इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, बस एक अजीब सा क्रीचर विजुअलाइज करना है और एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है। बैम्बू स्लिप में जो क्रीचर बनी है वो एक टांग वाला काला गॉब्लिन है, बड़ा सिर, छोटा बॉडी, भूत जैसा चेहरा। ज़ूक्विंग ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, लेकिन स्लिप कहता है कि यह शाओ नाम का गॉब्लिन है। अब केव के अंधेरों में बैठकर वो वही करता है, आंखें बंद, दिमाग में उस गॉब्लिन की इमेज और सांस एक स्पेशल रिदम में। धीरे धीरे उसके आसपास का हवा हिलने लगता है। कुछ इनविजिबल स्पिरिट पावर उसके शरीर में घुसने लगती है। जितनी देर वो प्रैक्टिस करता है उतनी ही उसके बोन्स तक ठंड पहुंचती है, जैसे वो बर्फ के पानी में डूब गया हो। ज़ूक्विंग ठंड से डरता है लेकिन रुकता नहीं। सेशन खत्म होने पर वो पसीने से भीग जाता है, पेट में जबरदस्त भूख महसूस होती है। अभी तो पूरा वल्चर खाया था, फिर भी। लेकिन एक साइड इफेक्ट अच्छा भी है, उसका शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, उसका कोल्ड टॉलरेंस बढ़ रहा है। अच्छा, यहां एक बात समझ लीजिए, ये लड़का सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, ये एक सर्वाइवर है जो हर रोज मौत के बीच से गुजरता है, अपने सपने से चिपका हुआ कि बस जिंदा रहना है और अगर हो सके तो कल्टीवेटर बनकर इस डूम्सडे वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना है। और अब उसके पास एक क्लू है, नॉर्थ ईस्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट्स, वायलेट लाइट का राज और वो लिविंग जैसा कॉर्प्स जो उसने डस्क के वक्त देखा था। उसका डर, उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी नई पावर, ये सब मिलकर अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट कर देते हैं। चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। एक खून से भरा शहर, आसमान में टूटा हुआ देवता और एक छोटा सा लड़का नाम ज़ूक्विंग जो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहा है, लिविंग।